संयुक्त राष्ट्र ने अपनी शिनजियांग रिपोर्ट जारी की। चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूज का विवरण। कोई कहता है ये जीत है चाइना के लिए। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने आखिरकार झिंजियांग में चीन के मानवाधिकारों के हनन पर अपनी रिपोर्ट जारी की। चीन के रोष के लिए गंभीरता से मीडिया को इस तरह सुर्खियों का उपयोग बंद करने की जरूरत है। यह सिर्फ हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से डरने और खुश करने के लिए चीनी प्रचार में खिला रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी 2 साल के बच्चे की तरह है जिसने यह सोचा है कि जब तक वे लात मारना और चिल्लाना शुरू करते हैं तब तक वे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। हर बार काम करता है। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट झिंजियांग में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यापक मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेज है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में लोगों ने सोचा था कि शिनजियांग रिपोर्ट को प्रकाशित करने की भी हिम्मत है। बाचेलेट ने थोड़े स्पष्टीकरण के साथ बार बार रिपोर्ट की रिलीज को स्थगित कर दिया। चकित करने वाले राजनयिक, अधिकार अधिवक्ता और यहां तक अपने स्वयं के कुछ स्टाफ सदस्य रिपोर्ट महीनों के लिए तैयार थी, लेकिन बाचेलेट ने इसे प्रकाशित करने के लिए कॉल का विरोध किया था जिसमें उसने पहले शिनजियांग की यात्रा करने की इच्छा का हवाला दिया था। और जब उसने आखिरकार इस साल मई में वहां की यात्रा की तो उसने अपने नियोजित दौरे के साथ जाकर चीनी शासन के हाथों में सही भूमिका निभाई। उसने शी जिनपिंग की किताब के साथ पोज दिया और यहां तक सीधे सरकारी प्रचार के लिए वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। Poverty alleviation and the eradication of extreme poverty, 10 years ahead of its target date, are tremendous achievements of China. रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ दिन पहले ही बैचेलेट ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के अंत से पहले रिपोर्ट को नहीं देख सकती हैं, लेकिन अंत में उसने किया। उनके पद छोड़ने से कुछ ही मिनट पहले 45 पन्नों की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। सुविधाजनक समय के बारे में बात करें। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे काम से लदी हुई थी और इसलिए नहीं कि उसने इसे सचमुच अंतिम समय में पूरी तरह से बंद कर दिया था। यह आपके अंतिम अंग्रेजी के पेपर को ग्रेजुएशन के चरण में जाने के समान है। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ गई है और बैचेलेट को खुद नतीजों से नहीं जूझना है। रिपोर्ट बहुत कुछ इस बात की पुष्टि करती है कि हम वर्षों से पहले से ही क्या जानते हैं। इसमें सबूत शामिल हैं कि चीन एकाग्रता शिविरों का उपयोग कर रहा है जिसे वो लोगों को हिरासत में लेने और यातना देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र कहता है। यह लोगों को स्वतंत्रता से वंचित करने, उनकी गोपनीयता पर आक्रमण करने, जबरन श्रम का उपयोग करने, उइगर भाषा और संस्कृति को नष्ट करने और बहुत कुछ करने के लिए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के उपयोग का भी दस्तावेजीकरण करता है। यह यौन शोषण पर भी प्रकाश डालता है जिसमें बलात्कार को यातना के रूप में इस्तेमाल करना भी शामिल है। फिर कुछ भी नहीं, मैं वर्षों और वर्षों से चीन बिना सेंसर किए बार बार नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी कारण से लोग इसका अधिक सम्मान करते हैं जब यह संयुक्त राष्ट्र से आता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बार बार नकारा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अपराधों के विश्वसनीय सबूत हैं और एकमुश्त कहता है कि झिंजियांग में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किए गए हैं, लेकिन यह केवल इतना ही जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट केवल यह कहती है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाइयां मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती हैं और यह कभी भी नरसंहार का उल्लेख नहीं करता है, एक शब्द जो अमेरिका और अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। यह बताता है कि कैसे जबरन नसबंदी की घटनाएं हुई हैं और चीन के बाकी हिस्सों की तुलना में उइगर जन्मों की संख्या कैसे कम हुई है, लेकिन इसमें यह कभी उल्लेख नहीं किया गया है कि चीन की शिनजियांग नीति स्पष्ट रूप से उइगर जन्मों को सीमित करने का प्रयास कैसे करती है। यह नरसंहार का सबसे घातक सबूत है। और अंत में, समस्या को ठीक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चीनी सरकार को हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों की समीक्षा करने, इसलिए यह ऐसे कार्य करता है जैसे चीनी शासन को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने की आवश्यकता है जैसे कि वे पहले स्थान पर आदेश देने वाले नहीं थे। मुझे यकीन है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उस जांच पर सही होने जा रही है और वे खुद को निर्दोष पाएंगे। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राष्ट्र वास्तव में समस्या का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करने जा रहा है। इसलिए कुछ समूह रिपोर्ट के जारी होने को बीजिंग की जीत बताते हैं। मैं ब्रेक के बाद और समझाऊंगा।
वापसी पर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र की शिनजियांग मानवाधिकार रिपोर्ट चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर नर्म है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मानवाधिकार कार्यालय ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी शिनजियांग रिपोर्ट को संपादित करने में एक भूमिका दी थी। बीजिंग के पास कुछ समय के लिए यह रिपोर्ट है। बाचेलेट ने कहा कि उन्हें बीजिंग से बड़ी संख्या में तथ्य मिले हैं जिनकी उन्हें समीक्षा करने और रिपोर्ट में यदि उचित हो तो तय करने की आवश्यकता है। बाचेलेट ने कहा कि यह उनके कार्यालय के लिए मानक प्रक्रिया थी। वे तथ्य देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी पर गंभीरता से भरोसा करते हैं। यह बिल कॉस्बी पर भरोसा करने जैसा है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पॉलिटिको की रिपोर्ट है कि बैचलेट ने चीन को एक पूर्वावलोकन के लिए रिपोर्ट दी और यहां तक टीम अभी भी बीजिंग के कुछ संस्करण को समायोजित करने के लिए इसके हिस्से को फिर से लिखने में व्यस्त थी। यह काफी छायादार लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम तब तक न्याय नहीं कर सकते जब तक हम यह नहीं जानते कि रिपोर्ट में वास्तव में क्या बदला गया था। एक राजनयिक के अनुसार अंतिम घंटों के दौरान जबरन नसबंदी पर धारा को कम कर दिया गया था। यह विषय विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह नरसंहार के दावों को जन्म दे सकता था जिसे खारिज करने के लिए बीजिंग ने संघर्ष किया है। ठीक है, अब मैं न्याय कर रहा हूं। मैं कठिन न्याय कर रहा हूं। और इसलिए मानवाधिकार समूह हैं। कई अधिकार समूह इस बात से काफी परेशान हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपनी भाषा पर पानी फेर रहा है और अपनी रिपोर्ट में नरसंहार का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसे उइगर बचे लोगों का अंतिम अपमान कहते हैं और बीजिंग की जीत। निर्वासन में पूर्वी तुर्किस्तान सरकार के प्रधानमंत्री के अनुसार यह चीन के लिए एक जीत है क्योंकि चल रहे नरसंहार और अन्य अपराध उइगर और अन्य तुर्क लोगों के खिलाफ चीन को समायोजित करने और संयुक्त राष्ट्र के औपचारिक रूप से लागू होने से नरसंहार सम्मेलन। सर ज्योफ्री नाइस ने स्वतंत्र उइगर ट्रिब्यूनल चलाया जिसने पाया कि चीन झिंजियांग में नरसंहार कर रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह रिपोर्ट लंबे समय में खतरनाक हो सकती है यदि यह देशों को ऐसा कुछ कहने की अनुमति देती है जबकि झिंजियांग में चीजें आदर्श से कम हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। वे राज्य तब कुछ नहीं कर सकते थे, आशा व्यक्त करते थे या यहां तक विश्वास भी करते थे कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिपोर्ट पर ध्यान दिया होगा और मानवाधिकारों के संबंध में अधिक कार्य करना शुरू कर देंगे। चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय को इस रिपोर्ट को जारी करने से रोकने के लिए 1 साल का दबाव अभियान चलाया। वे अंततः असफल रहे, लेकिन उन्हें अगली सबसे अच्छी चीज मिली जो रिपोर्ट को कमजोर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को डराना था। चीनी शासन को अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र को अपनी बोली लगाने के लिए मिला जब संयुक्त राष्ट्र को बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन को इस तरह से उजागर करना चाहिए था जिसके वास्तविक परिणाम हो सकते हैं। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट को वहां से निकालना कुछ नहीं से बेहतर है। मेरे ख्याल से शायद कम से कम संयुक्त राष्ट्र के कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड हैं कि क्या हो रहा है, भले ही यह बहुत कम हो। और चूंकि पार्टी के पास संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की एक अग्रिम प्रति थी, इसलिए उनके पास यह 121 पृष्ठ का खंडन जाने के लिए तैयार था। 45 पेज की रिपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहें। और अब मेरे लिए चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेटी सेना के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। ये वे प्रशंसक हैं जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों में योगदान करके सीधे हमारा समर्थन करते हैं। आज का सवाल इसी से आता है, स्थानीय लोगों पर बिना पका हुआ सामान। पतन के बाद चीन कैसा दिखेगा? चीन में जमीन लेने के लिए कौन से देश आएंगे? सीसीपी के पूर्व सदस्य या सेना अब क्या करेंगे जबकि इस परिदृश्य में सीसीपी बर्बाद हो गई है? अच्छा प्रश्न। सबसे अच्छी स्थिति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पतन के बाद चीन में ताइवान की तरह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार होगी। हो सकता है कि ताइवान सरकार इसमें हिस्सा ले, शायद नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से चीनी लोकतंत्र होना संभव है। जमीन लेने के लिए आने वाले अन्य देशों के लिए यह एक मुश्किल है। 2000 साल से अधिक पहले चीन के पहले एकीकरण के बाद से चीन की सीमाएं लगातार स्थानांतरित हो रही हैं। कुछ स्थान हमेशा मुख्य चीन का हिस्सा रहे हैं, बीजिंग और शियान और नानजिंग जैसे शहर। तिब्बत और झिंजियांग और इनर मंगोलिया जैसे अन्य स्थानों में नहीं है। और फिर रूस है जिसे हम जानते हैं कि वो हमेशा अधिक क्षेत्र के लिए भूखा है। तो ईमानदारी से कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वे सीमाएं कैसे खेलेंगी। लाखों ऐसे हैं जो सीधे तौर पर चीनी नागरिकों को सताने में शामिल रहे हैं। तो अंततः कर्म उनके साथ पकड़ने जा रहा है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, बिना पका हुआ सामान। और अन्य सभी को भी धन्यवाद जो सीधे पेट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से हमारा समर्थन करते हैं। पेट्रियन आपके लिए प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करने और हमारे साथ बातचीत करने का एक तरीका है।
लोकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी मासिक सदस्यता है जो दर्शकों को सीधे हमारा समर्थन करने की अनुमति देती है। लिंक नीचे है। हम वास्तव में इस शो के लिए मुख्य रूप से दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।